हेलो। प्रणाम मित्रों। बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया था, तो आज एक मैटर मिला है, बना रहा हूँ। उसके बाद मैं किसी भी वीडियो को बनाता हूँ तो डायरेक्ट उस पर बात चालू कर देता हूँ। आज एक मैं बताना चाहता हूँ। मेरा एक मंच है, व्यवस्था परिवर्तन मंच। वो 2013 से चल रहा है। जब अन्ना आंदोलन फेल हुआ, नहीं, अन्ना आंदोलन चालू हुआ 2010 में, चालू हुआ था, तब से ये मंच चल रहा है। और हम भी ये उम्मीद रख रहे थे, और तभी अन्ना आंदोलन को मैंने ज्वाइन किया था कि हम इस भ्रष्ट व्यवस्था है, ये लचर पचर व्यवस्था है, नाकाम नाकारा व्यवस्था है, इसको हम बदलना चाहते हैं। कानूनी तौर से भी, कानून में भी बहुत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हालांकि काफ़ी कानून बदले गए हैं, लेकिन आज भी जो लचर पचर कानून है और जो सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते, वो कानून आज भी बने हुए हैं। तो इसलिए व्यवस्था परिवर्तन मंच हमने बनाया था, कुछ लोगों ने मिलके। आदमी वो लोग हट गए, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, लेकिन मैं अभी भी उसको ढो रहा हूँ, चला रहा हूँ, उसको मैं जीवित रखा हुआ है। तो उसका मेन उद्देश्य वही था कि ये भ्रष्ट जो प्रशासन है, भ्रष्ट व्यवस्था है, इसको हम कैसे ठीक करें, कैसे बदलें। उस सारा वो मेंटेलिटी है मेरी, इस सिस्टम को बदलें। तो इस सिस्टम में जो जो गड़बड़ मुझे दिखाई देता है, उसी दिन वीडियो बन जाता है। तो आज मेरे बात ये मन में आई कि इसके बारे में, जिससे प्रेरित होकर मैं ये वीडियो बनाता हूँ, और ये सारे वीडियो बना के मैं लैपटॉप में डाल के इसको एक बुक बनाऊंगा, और उसका नाम रखूंगा मैं। उस नाम से भी मैं बहुत प्रेरित हूँ, द लास्ट एपिसोड। जिंदगी का जो आखिरी एपिसोड होता है, वृद्धावस्था का, वार्धक्य का, उसको जिस तरह से पारंपरिक तरीके से लोग लेते हैं, ऐसे मैं नहीं लेता उसको। द बिगनिंग ऑफ लास्ट एपिसोड, वो इंग्लिश में नाम है, मुझे अच्छा लगा। बिगनिंग है वो लास्ट एपिसोड का, द एंड नहीं है जिंदगी का या एपिसोड का या हमारी लाइफ का। ये जो लास्ट एपिसोड है, उसका बिगनिंग कैसे करें, तो उससे प्रेरित होकर मैं ये वीडियो बनाता हूँ। और एक बुक, कोशिश यही है कि एक बुक मैं पब्लिश करूँ द लास्ट एपिसोड के नाम से, या हिंदी में भी कोई अच्छा सा नाम रखूँगा मैं। तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ये मेरा कोई ऐसा शौक नहीं है कि यूट्यूबर बनने का या कुछ और नहीं, या ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ाने का, बनाने का, दिखाने का, कुछ भी नहीं। मेरा एक ही एम है कि हर आदमी को अपने जीवन के जो अनुभव हैं, उसको लिख के जाना चाहिए, भले ही पंपलेट में या छोटी छोटी सी बुकलेट में या एक 100 पेज की बुक में, या तो आने वाली पीढ़ी को उससे फायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। अब ये आज के संत महात्मा बैठे बैठे क्या क्या प्रवचन देते हैं, आप देखिए, ये इनका काम है क्या? मैं तो खुल्लम खुल्ला, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं खुल्लम खुल्ला इसका विरोध करता हूँ, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले। हालांकि हम भी हिंदू परिवार के हैं, लेकिन हिंदू परिवार के हैं तो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा कचरा हम ढोते जाएंगे। नहीं, गलत है। ये चाहे अनिरुद्धाचार्य, नाम ऐसे रखेंगे कि युद्धों के भी आचार्य हैं ये, जबकि ये खोदा पहाड़ और निकली चुहिया है। वो हाल है इन संतों का, महात्माओं का। नाम रखेंगे महात्मा, और ये इनका कुकर्म क्या है कि इनको पट्टी पढ़ाते हैं, इनको मीडिया वाले,
इनके जो चैनल वाले, चैनलों को बहुत मोटा पैसा देते हैं ये, कोई भी ये जो प्रेमानंद हो या ये विरुद्धाचार्य हो, कुछ भी हो, ये सब मोटा पैसा देते हैं क्योंकि इनको मोटा पैसा मिलता है, करोड़ों रुपया मिलता है, तो ये इसी हिसाब से चैनलों को देते हैं। फिर चैनल वाले उनको उल्टी उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं कि थोड़ा ऐसा बोलो, थोड़ा वैसा बोलो तो आप वायरल हो जाओगे, तो आपके खिलाफ आवाज़ें उठेंगी, लोग गालियां देंगे, लेकिन आप वायरल हो जाओ। पट्टी पढ़ाने वाले इनको वो हैं, जबकि समाज को पट्टी पढ़ाने वाले ये संत होने चाहिए। लेकिन संत कितने हैं इस देश में? लाखों दिखेंगे, लेकिन उनमें कितने संत हैं? क्या संत का परिभाषा है, क्या उनका काम है, क्या उनका चरित्र है? आप देखिए, आज देश में जो गड़बड़ हो रही है उसका मेन कारण है कि जिसको विरोध करना चाहिए, जो हमारी समाज व्यवस्था है, ये संत उसी में आते हैं। धर्म व्यवस्था, समाज व्यवस्था, तो समाज व्यवस्था का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दिखाई नहीं देता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन एक समाज का एक संगठित रूप तो आप अंडरग्राउंड देखना चाहें तो दिख सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो समाज व्यवस्था को चलाते हैं। अब इन शंकराचार्यों का, इन मठाधीशों का, इनका आप काम देखिए कि ये क्या करते हैं। ये जब धर्म के ऊपर हमले होते हैं तो ये क्यों भी नहीं बोलते, जबकि इनको बोलना चाहिए ना। धर्म के ऊपर आक्रमण होता है, धर्म के ऊपर कोई विवादित बयान होते हैं तो इनको बोलना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि अपने धंधे के ऊपर कोई असर नहीं पड़े। पहला इनको दिखाई देगा अपना धंधा, अपनी कुर्सी, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। समाज पे आंच आए, हिंदू धर्म पे आंच आए या कुछ भी आए चलेगा, लेकिन हमारे धंधे के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। इतना सा रिस्क नहीं लेते। और जैसे प्रेमानंद ने बोला, अरे बहुत गंदी गंदी बातें बोली। इनको ये सर्टिफिकेट देने की ये मशीन कहाँ है इनके पास? इनसे ईमानदारी से पूछो तो आप पूछो, इनसे अखबार पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। इनको कुछ समाज से कुछ लेना देना नहीं है, बस खाली व्याख्यान पेलना और पैसा बनाना, मेन काम वही है इनका। चलो ठीक है, समाज तो देख रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी देखो इनसे दूर होती जा रही है। क्यों? ये साइंटिफिक कुछ बात नहीं करते, और कुछ समाज में बुरा हो रहा है तो भाई उसको कहने का ढंग भी तो अलग होता है ना। तुम अपने संतत्व से नीचे उतर के, उसकी कुर्सी से नीचे उतर के तुम गंदे फुटपाथ पे नंगे पैर खड़े होकर जो तुम बोल रहे हो कि महिलाएं ऐसी होती है, वैसी होती है, अरे ऐसी वैसी होती है ठीक है, तुम्हारा व्यक्तिगत विचार है, तुम्हारे पास कोई संस्थागत आंकड़े नहीं है। इतने परसेंट नारी चरित्रवान, बाकी सब दुष्चरित्र। अरे क्या बोलूं मैं, क्या क्या तुम्हें जवाब दूं, किस भाषा में बोलूं? हद हो गई। और एक वो विरुद्धाचार्य तो खुल्लम खुल्ला पत्नियों से बोलता है, लड़की औरतों से, लड़कियों से, इनसे बोलता है तुम्हारी शादी हो गई? हाँ हाँ महाराज हो गई। कितने पति हैं, कितने बॉयफ्रेंड हैं? अरे तुम ये छीछा लेकर करने आओगे समाज को, तो आज नहीं तो कल तुम्हें उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा प्यारे लाल जी, चाहे देर सही, लेकिन तुमको भुगतना तो पड़ेगा। ये जो गंदगी फैला रहे हो समाज में, बजाय कि कुछ ठीक करने के, और तुम मजाक उड़ाते हो। कितने बॉयफ्रेंड हैं, कितने पति हैं? हद हद तेरे की। अभी मैं बोलने वाला था मेरे व्यवस्था परिवर्तन मंच के ऊपर, लेकिन ये जो दिल में दुख होता है ना, दर्द होता है ना, वो बात भी उभर के आती है और वो भी बता देनी चाहिए। वो मेरा फर्ज है समाज के प्रति। मैं भी एक समाज में हूँ तो मेरा भी कुछ फर्ज होता है।
अभी कल जो झंझट हुआ पूना में, मैं पूना के पास ही रहता हूँ, इसलिए यहाँ के आसपास के झंझट मुझे ज़्यादा प्रभावित कर जाते हैं, ज़्यादा तकलीफ दे जाते हैं। वो क्या हुआ अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। मीडिया वाले भी ये पता ही नहीं लगेगा कि किसने क्या किया। क्यों? वो उसका उसका नाम तो लेते ही नहीं है। ना तो उनको वर्ग विशेष बोलेंगे अभी आजकल, या उनको ऐसा एक वक्तव्य आया कि उससे वो वायरल हो गया और उससे ये झंझट हो गया, तो वो किसने दिया कोई नहीं बताएंगे। अरे जब तुम बात करने से ही डरते हो तो क्या समाधान करोगे? हद हो गई, ये समझ में नहीं आता। ये देश की परंपराएं जो है ना, कानून के बारे में, नियम कानून कैसे उसको देखते हैं, कैसे उसका समाधान करते हैं, पूरे संसार से अलग, एकदम वाहियात, बेकार। अब आप देखिए कि जिस आदमी ने ये झंझट पैदा किया तो उसमें हजारों पुलिस वालों की ड्यूटी लग जाती, वो पैसा फोकट में बर्बाद हो गया। आज वह पूना में एक फुटपाथ के ऊपर इन्होंने एक मजार बना दी। अरे ये मजार का कोई कोई कानून, कोई कायदा कानून कुछ है? और बना दी तो पुलिस स्टेशन की ड्यूटी होनी चाहिए कि ऐसे इलीगल मजार कभी भी कहीं भी बना दे। ये धर्मशाला है क्या? धर्मशाला के भी कायदे कानून होते हैं। फिर हजारों लोगों की वहां ड्यूटी लगाई जाती है, वेस्टेज ऑफ मनी। जो बेचारा टैक्स पेयर है उसके पैसे को तो इन्होंने खाला जी का बाड़ा समझ रखा है, आंख बंद करके बर्बाद करने का। किसी को दर्द नहीं होता। लाखों रुपए वेस्टेज डेली का। गाड़ी जलाई जाती है तो जलाने वाले से वसूल करो ना। यूपी में कैसे हो रहा है? योगी बाबा कैसे कर रहे हैं? ऐसे करना चाहिए तो जलाने वाले को, उपद्रव करने वाले की नानी याद आ जाएगी ना। तकलीफ होता है। पुणे के रेलवे स्टेशन की छाती के ऊपर एक मस्जिद बनी हुई है और रेलवे की जमीन के ऊपर बनी हुई। उसका पेपर देखो, है क्या? किसने बनवाई? इलीगल तरीके से। और मैंने कुछ रेलवे के जो ट्रैक्स के बीच में भी मस्जिदें देखी है। अरे क्या हो रहा है भगवान! मैं तो प्रार्थना करता हूं उठा ले। अब इंतहा हो गई इंतजार की, हद हो गई। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और आज एक बात और मैंने सुनी। केंद्र के वरिष्ठ मंत्री बोल रहे हैं कि राहुल जी, ये आप बोल रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। झूठ बोलना आपको शोभा। राहुल जी 3 पीढ़ी से झूठ बोलते आ रहे। इनके नाना, इनके दादा, इनके बाप पापा, इनकी दादी, ये सब झूठ बोलते आ रहे। पूरा परिवार में सच क्या है? बोले तो सब 100% झूठ ही झूठ। ये सब बोलते आ रहे हैं और आज आप इनको क्लीन चिट दे रहे हो कि बाकी तो सब ठीक था, लेकिन अब आपको झूठ बोल शोभा नहीं दे रहा। क्या अब वह खुरखाव के पंख निकले आए राहुल के? और जमानत इनको इतनी दी जाती है कि क्या बोलते हैं उसको, रसूखदारी प्रथा चल रही है कि अंदर ही अंदर। इनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि कल को हम हार गए तो हमको जेल में मत डालना। अरे भाई, तुम जेल में डालने से तुम डर रहे हो तो बाबा राजनीति में क्यों आते हो? अपने घर बैठो ना आराम से, अपने एसी में बैठो। बहुत पैसा कमा रखा है सबने, बैठो ना। ये डर डर के जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये भाई जान को हथेली पे लेके राजनीति करो। राजनीति नाम ही उसका है कि तुमको अपने बाल बच्चे अपने याद आ रहे हैं, अपनी पत्नी को क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, वो याद आ रहे हैं। तो घर में बैठो और अपने 10-20 एसी लगा के एंजॉय करो। बहुत पैसा है तुम्हारे पास। लेकिन पब्लिक क्या चाहती है अब? ऐसे राजनीति नहीं चाहते कि जो डर डर के बात करे। नहीं, हम नहीं कहते कि आप इनको गलत बोलो, कुछ करो, इनको डांटो फटकारो। नहीं नहीं, तरीके से बात करो। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि आपको शोभा नहीं देता क्योंकि कोई बहुत बड़े राजकुमार
है क्या? ये बहुत बड़े राजा की संतान है क्या? बहुत बड़े, वो जमाना गया राजा महाराजाओं का। अब ये परिवार की महिमा मंडिन ये इसके कांग्रेस ही नहीं करते। ये लोग भी, इनको हद सर पे चढ़ा रखा है। कोर्ट से इनको 10-10 साल की जमानत हो गई, तो फिर कानून काहे के लिए? इनको न्याय कब दोगे आप? सजा कब दोगे? मरने के बाद? सोनिया गांधी 75 से ऊपर होगी, कब सजा दोगे? और सजा दे दोगे तो कौन सा तुम्हारी नाक नीचे हो जाएगी? क्या जवाब नहीं दे पाओगे? पत्रकार क्या पूछेंगे? क्यों सजा? अरे हम तुमने सजा थोड़ी दी, कोर्ट इनको इतनी रियायत देता है। ये तो जरा कोर्ट से पूछो ना। एक जो छोटी मोटी चोरी करता है उसको सजा, और जो पूरे देश को बर्बाद कर दिया, बेच के खा गए, इनके इतने 1000 करोड़ रुपए कहां से आया? ये कोई कोर्ट नहीं पूछेगा, कोई कानून नहीं पूछेगा इनसे। ये सपा के पास 6000 करोड़ रुपया, और मायावती के पास 5000 करोड़ रुपया, और कांग्रेस के पास 46,000 करोड़। कौन सा बिजनेस है इनका? तो ये हजारों करोड़ों में खेल रहे हैं। लालू के पास चारा चोरी के मामले में गए, लेकिन उनका पैसा कितना, 2 नंबर का पैसा कहां से आया? वो चोर भी साबित हो गए, लेकिन वो सजा दे देंगे, लेकिन पैसा नहीं निकालेंगे। वो पैसा तो टैक्स पेयर का है ना, उसमें इनका पैसा थोड़ी समझते हैं। इनको दर्द नहीं होता कि वो पैसा पहले निकालो, सजा बाद में दो, पहले ये पैसा रखो कि आपने ये 2 नंबर का कितने 1000 करोड़ रुपए कमाया, वो पहले निकालो ना। इसकी कोई बात ही मत करो, और कोई पत्रकार भी नहीं बात करता है इनकी। इसको तो छोटा मोटा मामला समझते हैं। मैं इसको सबसे बड़ा मामला समझता हूं कि इनसे पूछो कि सोनिया गांधी कहां से लाई ये हजारों करोड़ रुपए, और कितने और तरीके से लूटा। वो बहन के नाम से वहां कोई हेरिटेज दुकान खोल के, यहाँ का जो सारा हेरिटेज मूर्तियां थी वो कैसे भेजी गई, और इनको अधिकार है कि इनके सामान को, किसने दिया इनको ये अधिकार? ये ईमानदार को अधिकार दे दो, लेकिन ये तो छटे हुए बदमाश है, देश को बेच के खाने वाले। इनको किसने ये अधिकार दे दिया कि एयरपोर्ट में आप जो भी सामान ले जाओगे उसकी तलाशी नहीं होगी? हद तुम्हारी, हद दर्जे का घोटाला चल रहा है। फिर मोदी को लाने का, बीजेपी को लाने का क्या फायदा? इन घोटालेबाजों को ही रखना चाहिए था ना। अगर घोटाले कानून है वही चल रहे हैं, और कांग्रेस ने दुनिया भर के कानून ऐसे बनाए खुल्लम खुल्ला हिंदू को बर्बाद करने का, वो कानून तो कम से कम हटाओ ना। या हिंदुओं को बर्बाद करना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है ना? इनकी आबादी बढ़ते ही 24 घंटे में मुस्लिम राज हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा, और इनको शर्म आ रही है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो ये होगा वो होगा। अरे कुछ नहीं होगा। जो 370 हटी थी तब भी खून की नदियां बह रही थी ना, बही क्या? मच्छर मरा क्या? ये कब बनाएंगे? 27 में बनाएंगे जब, अरे योगी जी तो वैसे ही जीत जाएंगे, या 29 में बनाएंगे तो अगला प्रधानमंत्री हमारा होगा। अरे वो तो वैसे ही बनेंगे भाई। कौन इनको पट्टी पढ़ाता है? कौन इनको समझाता है? कोई हमारे जैसे साधारण लोगों की बात तो ये सुनने को तैयार नहीं है, जबकि इनका गरेबान पकड़ के मैं सुनाने को तैयार हूं, आंखों में आंख डाल के, ये तुम क्या कर रहे हो? ये देश चला रहे हो? ऐसे तो धर्मशाला भी नहीं चलती है। ये पांचवी अर्थव्यवस्था इतना इतना वो उस दोस्त से आगे बढ़ गए। अरे क्या आगे बढ़ गए? तुम कचरा नहीं उठा सकते। सोसाइटी का कचरा उठाने के लिए, तुम्हारे कचरा रखने के लिए कचरा पात्र नहीं है। मैं देखता हूं मेरे चारों तरफ लोग सड़क के ऊपर कचरा डाल के जाते हैं, सड़क के साइड में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन इनको पांचवी अर्थव्यवस्था, ये नंबर लेने, ऐसे नंबर नहीं मिलते हैं। कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो क्या कर रहे हो तुम? आंख बंद करके 2 वर्ग दिखाई देंगे आपको। सरकारी कर्मचारी को तो इन्होंने रिचेस्ट वर्ग बना दिया। उसके लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे प्रावधान लागू कर रखे, ऐसे ऐसे आयोग बन रखे कि इतने % सैलरी बढ़ेगी, इतने %
बढ़ेगा बढ़ेगा। पेंशन इतनी परसेंट, एक एक आदमी चार चार पेंशन ले रहा है, बहुत पैसा हो गया क्या? धत तुम्हारे की, क्या बोला जाए इनको, और इनका गरेबान कहाँ से पकड़ा जाए? जो जो बोलने का अधिकार पार्लियामेंट को दे रखा है, सांसदों को दे रखा है, बस बाकी सब भेड़ बकरी यो ही चिल्लाती रहती है। ये चिल्लाती रहती नहीं, जिस दिन ये भेड़ बकरी बिगड़ गई ना तो हालत खराब हो जाएगी। कांग्रेसी मेरी बात सुन के ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, या विपक्षी खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं वोट तो इन्हीं को दिलाऊंगा, इन्हीं को दूंगा, भाजपा ही को, क्योंकि बाकी सबसे ठीक है। जो अवगुण है वो भी मैं बताता हूं, लेकिन बाकी लोगों से ठीक है। वीडियो लंबा होता है तो जरा तकलीफ होती है। ओके, सी यू, बाय।